नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो कि काफ़ी फेमस चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और किस तरीके से ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में आज हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर पहले स्लाइड पर जब आप कुछ 1, 2, 3 पेज पढ़ोगे ना तो आपको कुछ बेसिक कीवर्ड मिलेंगे। पहला कीवर्ड ये है कि एक्स एंटे के नाम से फेमस है। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। चलो, पहला एक्स एंटे के नाम से फेमस है एंड सेकंड एक्स पोस्ट के नाम से फेमस है। अब ये एक्स एंटे क्या होता है और एक्स पोस्ट क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब होता है पहले से जो एंटीसिपेट आप करके चल रहे हो। सपोज करो कि आपने एक कंपनी बनाया जिसकी ए नाम से है। आपने एक कंपनी बनाया जो कि ए नाम से। अब आपको लग रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में, जैसे अभी 2024-25 चल रहा है, तो 2025-26 में आपने अनुमान लगाया कि मेरी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ होगा। ठीक है, ये आपने एंटीसिपेट किया। तो अभी फ्यूचर का आंकड़ा आपने पहले ही फिक्स करने का ट्राई किया, तो ये आपने एंटीसिपेट किया, तो ये आपका हो गया एक्स एंटे। लेकिन एक साल के बाद जब 2025-26 में जब एक्चुअल आंकड़ा आएगा तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट। अब हो सकता है कि वो 1000 करोड़ भी हो सकता है। अगर 1000 करोड़ ही होता है तो हम कहेंगे एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट दोनों सेम है। लेकिन अगर 1000 करोड़ से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो हमने एंटीसिपेट किया था बिल्कुल वैसा फॉर्मेशन आगे नहीं हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1000 करोड़ से कम भी आंकड़ा आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो बेसिकली एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट के बारे में यही आपको समझना है। तो कोई भी जब भी इकोनॉमिक्स में ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इन दोनों का अच्छा खासा यूज भी होता है, क्योंकि कोई भी काम आप करोगे तो पहले भविष्य को आप एंटीसिपेट करने का प्रयास करते हो। एक बार जब आप एंटीसिपेट करते हो फिर उसी एंटीसिपेशन पे आप काम करते हो। काम करने के बाद फिर फाइनली आप देखते हो रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस जो रिजल्ट आ रहा है वो होता है एक्सपोज रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपने अच्छे से समझी। अब आइए आते हैं कंजम्पशन फंक्शन पे। कंजम्पशन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली कंजम्पशन, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो वो हम इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात करते हैं। ठीक है, आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़े होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, तो वहां पर जो कंजम्पशन होते थे वो इंडिविजुअल लेवल पे होते थे। लेकिन यहां पर आपको होल लेवल, एग्रीगेट लेवल पे कंजम्पशन पढ़ना पड़ेगा। तो अब जब होल लेवल पे कंजम्पशन पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझ होनी चाहिए। तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें एक सी होता है और एक C0 होता है और एक CY होता है। आइए समझते हैं। C का मतलब होता है कि आपका कंजम्पशन कैसा है। ठीक है, तो कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप कंजम्पशन पर खर्च कितना कर रहे हो वो आप C से दिखाओगे। C0 का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम कम है, ज्यादा है या नहीं है, उसके बाद भी कितना कंजम्पशन आपको करना पड़ रहा है, वो बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो C0 = ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तीसरा टर्म आता है, ये स्मॉल सी है। ठीक है, स्मॉल सी है। स्मॉल सी का मतलब ये होता है, ये बताता है कि आप कितना, अगर मतलब इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो इनकम के प्रोपोर्शन में कितना ज्यादा आप कंजम्पशन करने के लिए विलिंग हो, कितना ज्यादा करना चाहते हो। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जाना जाता है। यानी आपकी इनकम अगर 1 यूनिट बढ़ रही है तो उस 1 यूनिट में आप कितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए विलिंग हो, ये बताता है स्मॉल सी। एंड अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, स्मॉल सी और वाई को, तो ये बताता है इंड्यूस्ड इनकम। इंड्यूस्ड इनकम मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, उस इनकम के बढ़ने पे आपका टोटल कंजम्पशन कैसा बढ़ रहा है, तो ये होल आपको मिल गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन के नाम से। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब स्मॉल सी की बात आई तो मैंने बताया एमपीसी। अब एमपीसी अगर आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, एमपीसी अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपको करना होगा चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, इनकम में चेंज होने के कारण, ये आपका एमपीसी बताएगा। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है DC/DY, यानी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में किस मात्रा में चेंज हो रहा है। और ये चेंज 0 से 1 के बीच में होता है। ऐसा कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए अभी आपकी इनकम 100 रुपए है, अभी आपकी इनकम 100 रुपए है पर डे के हिसाब से, तो आपके पास 2 चांस है। एक तो आप 100 रुपए पूरा कंज्यूम कर लो, 100 रुपए आपने पूरा कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया, आपका कंजम्पशन हो गया 1। दूसरा ये हो सकता है कि आप 100 रुपए में से 100 रुपए सेव कर लो, तो अगर ऐसा हो गया तो आपका कंजम्पशन कितना हुआ,
जीरो। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि जो कंजम्पशन होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। बेसिकली ये जो 100% सेविंग का मैंने बात करी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह होना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जब भी हमारा कंजम्पशन यहाँ पे एक C0 के टर्म में आता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इनकम नहीं भी थी तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते थे। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आपके पास कम पैसे हैं, बट कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो कि फुलफिल करना होगा, जैसे 2 वक्त खाना तो आपको खाना पड़ेगा, बेसिक कपड़े तो आपके पास होने चाहिए, रहने के लिए कुछ तो आपके पास निवास स्थान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम हो, वो आपको कुछ ना कुछ खर्च करने पड़ेंगे, तो वो आपके होते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कंजम्पशन दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 100 ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका मतलब आपकी इनकम कुछ भी हो, ये 100 रुपए तो आपको खर्च करना ही करना है। तो ये आपका हो गया C0 कह सकते हो। इसके बाद 0.8 है, MPC है, 0 पॉइंट यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है और ये आपका इनकम हो गया, ठीक है। और अगर दोनों को मिला दोगे तो इंड्यूस्ड इनकम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके इनकम में, अगर आपका इनकम, सॉरी यहाँ पे y लिख दीजिए, और 1000 रुपए का ग्रोथ हो रहा है, आपकी इनकम में 1000 रुपए का ग्रोथ हो रहा है, तो आपका टोटल कंजम्पशन में कितना ग्रोथ होगा, किस रेट से ग्रोथ होगा, ये निकाला जाता है। और इसके लिए आप 1000 में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से 800 आएगा, ठीक है, 800 आ गया। अब सॉरी यहाँ पे 1000 लिख लीजिए, तो 800 आ गया। अब ये जो 800 आ रहा है ना, बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 1000 बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन 0.8 बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि 1000 रुपए में 0.8 आप कंज्यूम करोगे, बाकी 0.2 आप सेव कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। सेविंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपकी इनकम है उसमें से आपके खर्चे निकाल देना है, अब जो पैसा बचता है वो आपका सेविंग हो गया। सेविंग फंक्शन की बात करें तो MPS जो है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप किस मात्रा में सेव करना चाह रहे हो ये बताता है। तो ये DS/DY है जो कि स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अगर MPS की बात करें तो आप, सिंपल सा बात है कि अगर MPS आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला आपने DS/DY लिखा, DS/DY लिखा। अब S को आपने इस तरीके से डिनोट किया, तो आप यहां लिख सकते हैं dy - C और यहाँ पे dy। आगे अगर आप और एक्सपेंड करेंगे तो dy/dy माइनस dC/dy, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 आ जाता है और ये माइनस dC/dy, तो कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और समझिए। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब कि अगर आपको एवरेज कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, इसका फंक्शन निकालने के लिए इस कंजम्पशन फंक्शन को निकालने के लिए आपको टोटल कंजम्पशन अपॉन इनकम दिखाना होगा, C/Y। तो C/Y से इजीली आप एवरेज कितना कंजम्पशन हो रहा है वो निकाल सकते हो। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो ये निकालने के लिए सिंपली आपको सेविंग अपॉन इनकम, तो जो इनकम है उसमें से कितना सेव कर रहे हो ये आपका निकल जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगर इनकम डिटर्मिनेशन की बात की जाए 2 सेक्टर मॉडल में, तो आप देखोगे सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में हम 2 चीजें आपको समझना है। पहला तो एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई होता है। अब सबसे पहले ये समझिए, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसमें 2 आपने टर्म यूज सुना था, एक डिमांड का और एक सप्लाई का। वो जो हम डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी कर रहे थे ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे। बट यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो यहाँ हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। जब एग्रीगेट की स्टडी करोगे ना, तो वो जो है एक लोगों का कंजम्पशन था या फिर एक लोगों की डिमांड थी, एक लोगों की सप्लाई थी, यहाँ पे सभी का डिमांड सप्लाई, तो उसे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अगर आप इक्विलिब्रियम पर जाना चाहते हो तो ये दोनों बराबर होना जरूरी है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अगर बराबर होगा तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, अगर बराबर नहीं होगा तो अब माना जाएगा कि आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो और इकोनॉमी में समस्याएं पैदा होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो इसे कंजम्पशन,
प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाए तो कंजम्पशन प्लस सेविंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ पर भी है और कंजम्पशन यहाँ पर भी है, दोनों कंजम्पशन कट गया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। अगर मार्केट में आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो पहला तरीका यह हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो तो मार्केट में इक्विलिब्रियम रहेगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर हो तो मार्केट में इक्विलिब्रियम रहेगा। तो मार्केट में एग्रीगेट मार्केट में इक्विलिब्रियम के लिए ये दो तरीके हैं, दोनों आपको याद रखना। इसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो बेसिकली ये सी से सी जब कटेगा तो आई इक्वल टू यस आएगा, इतना भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में यही बताया गया है कि जब एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई मतलब सी प्लस एस, ये दो चीज मैंने आपको बताया, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपको इसे डेनोट करना है तो आप देखोगे ये जो यहाँ से ओरिजिन से जा रहा है ये आपकी सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, और जो यहाँ से जा रहा है वो एग्रीगेट डिमांड है। आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है ये यहाँ से क्यों नहीं, ओरिजिन से क्यों नहीं जा रहा है, ये ए पॉइंट से क्यों जा रहा है, आपको ये समझना है। इसका रीजन ये होता है ना कि अगर हमारी इनकम कुछ भी कम हो, कितना भी कम हो, बट कुछ न कुछ तो हम डिमांड करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ डिमांड करेंगे, कुछ न कुछ कंजम्पशन करते रहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा होता रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे ये जो एरिया है ना, हमारी इनकम कुछ भी हो यहाँ तक तो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए ये लाइन यहाँ से जाती है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब जहाँ पे ये काटती है ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे दोनों मर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। तो मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जाने का प्रयास करता है। तो आपको कुछ चीजें और समझना। पहली बात, पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड हो सकता है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। तो अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो भी प्रोड्यूसर है ना वो अगले वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में ट्राई करेगा कि अपने पास ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा इन्वेंट्री अपना मेंटेन करे, जिससे आने वाली सप्लाई को फुलफिल कर पाए। ये चीज ध्यान रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से, तो प्रोड्यूसर ये ट्राई करता है कि इस बार तो सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है, तो ऐसा करते हैं हमारे पास चूंकि डिमांड कम है तो अगली बार हम अपने इन्वेंट्री को कम करेंगे, सप्लाई को कम करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जब भी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा डिमांड बढ़ाने का ट्राई करता है, अगली बार के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और जब एग्रीगेट सप्लाई, जब सप्लाई ज़्यादा है तो अपने प्रोडक्शन को कम करने का प्रयास करता है। और सबसे बेटर कंडीशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे तो यह कंडीशन भी इक्विलिब्रियम की कही जाएगी। अब एक इंडिविजुअल के लिए ये माना जाता है कि सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन एक एग्रीगेट इकोनॉमी में सेविंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप सेविंग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं बनेगा। जब सभी लोग पैसा सेव करने लगेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो कहाँ बनेगा? जब मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रभावित होगा, जब प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं फाइनली इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। इसीलिए एक होल इकोनॉमी में, एग्रीगेट इकोनॉमी में सेविंग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसे लीकेज की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी माना जाता है कि जितना आपकी सेविंग है, अगर वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाता है तो हम मानते हैं कि आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। इसीलिए इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, पहला सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग। ये दो केसेस होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल के केसेस होते हैं, बट सबसे बेटर केसेस ये होते हैं जबकि ये केस अगर हो रहा है तो हम कह देंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गया है। नोटिस किया था हमने एमपीसी की बात की थी, एमपीएस की बात की थी। अगर आपको एमपीसी से एमपीएस निकालना है तो ये फॉर्मूला है 1/1 माइनस, यानी 1 माइनस एमपीसी कर दोगे तो एमपीएस आ जाएगा। तो सिंपल सा, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/1 एमपीएस आ गया। ये सिंपल सा फार्मूला है। और ये के जो है ना, ये दिखाता है मल्टीप्लायर को, जो कि बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है और उसके कारण आपके इनकम में कितना चेंज हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लायर बताता है। यानी इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसके कारण आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, ये मल्टीप्लायर बताता है। यहाँ पे सेविंग फंक्शन है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझना ये है कि ये जो लाइन गई है ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, और यहाँ पे जो ओरिजिन से गई है ओ से, वो है एग्रीगेट सप्लाई, जो कि आपने पहले समझा था। और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मिला था। इक्विलिब्रियम पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाता है।
ठीक है, नीचे भी एक लाइन और एक फिगर ड्रा हुआ है जो कि यहाँ से है, ये आपका बी मान के चलो और ये आपका ओ डैश मान के चलो और ये आपका ए डैश मान के चलो। ठीक है, अब यहाँ से जो ये लाइन गई है ना, ये हम ओ है जो, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये हम बेस लाइन मान के चलते हैं। अब आप देखो कि ये जो लाइन गई है ना, ये सेविंग है, तो सेविंग आप देखोगे यहाँ से ये पूरा एक मान के चलते हैं, तो अगर सेविंग नीचे से गई है यानी सेविंग नेगेटिव में गई है, सेविंग नेगेटिव में गई है। और ये जो आपका है ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपको जो दिखाया जा रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि सेम रहेगी। कोई भी कंपनी आप खोलोगे तो उतना पैसा आपको कंपनी में लगाना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे कंपनी से आपकी कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी उतना पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप कंपनी को रन कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले जो सेविंग है ना, वो नेगेटिव रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये पॉजिटिव होती जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे ये इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम पे और सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं और इससे मिल रहे हैं, ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो बेसिकली इतनी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत थी इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर सकते हैं। जय हिंद।